ये वीडियो वाकई आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। वीडियो कुछ वक्त में ही बोरिंग महसूस होगी, क्योंकि उसे जानबूझ के बोरिंग बनाया गया है। अब आप अंत तक टिकेंगे या नहीं, ये तो आप ही तय करेंगे। और क्या ये वीडियो वाकई आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, ये जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर क्या है बटरफ्लाई इफेक्ट। बटरफ्लाई इफेक्ट ये बताता है कि छोटी से छोटी चीज़ भी विशाल और भयानक परिणाम दिखा सकती है। बटरफ्लाई इफेक्ट एडवर्ड लॉरेंस के बटरफ्लाई मेटाफोर से आया है। एडवर्ड लॉरेंस, जो कि एक मैथमेटिशियन और मीटेरोलॉजिस्ट थे, उनके उस मेटाफोर के मुताबिक बटरफ्लाई के सिर्फ पंख फड़फड़ाने की वजह से एक बड़ा तूफान तैयार हो सकता है, या फिर निर्माणित तूफान की दिशा बदली जा सकती है। ये मेटाफोर समझने के लिए हमें लॉरेंस का वेदर मॉडल समझना होगा, और वेदर मॉडल समझने के लिए इससे पहले एक ऐसी सिस्टम को समझना होगा जिसकी एंड कंडीशन तय हो। सुनने में ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन असल में ये है नहीं। अब आसान भाषा में समझते हैं। एक पेंडुलम तो सभी को पता होगा, जिसका मोशन एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक होता है। हर एक ऑसिलेशन के साथ पेंडुलम की गति कम होती है और अंत में वो सतह से स्थिर हो जाता है। अब किसी भी पेंडुलम को उसके रास्ते के किसी भी हिस्से से छोड़ दीजिए, वो अंततः सतह से स्थिर ही होगा। इसका मतलब कि पेंडुलम की इनिशियल कंडीशन को कितना भी रखा जाए, उसका एंड रिजल्ट सेम ही होगा, क्योंकि पेंडुलम की इनिशियल कंडीशन का उसके एंड रिजल्ट पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। इट इज ऑलमोस्ट लाइक कि एंड रिजल्ट पहले से ही डिटरमाइंड है। अब लॉरेंस के वेदर मॉडल को देखते हैं, जिसका इस्तेमाल आने वाले वेदर को प्रेडिक्ट करने के लिए होता है। वेदर मॉडल एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होता है जिसमें इनिशियल कंडीशंस होती है और उसी के अकॉर्डिंगली उसके एंड रिजल्ट भी आते हैं। पेंडुलम सिस्टम की तरह ये तय नहीं होते। अगर इनिशियल कंडीशन बदली गई तो एंड रिजल्ट भी बदला जाएगा। एक दिन लॉरेंस ने अपने वेदर मॉडल पे कुछ इनिशियल वैल्यूज ऐड की और उसके अकॉर्डिंगली उसके रिजल्ट आए। एक बार कंफर्म करने के लिए सेम इनिशियल वैल्यूज के साथ उसने वो मॉडल फिर से चलाया। थोड़ी देर बाद जब वो उन रिजल्ट्स को देखने आता है तब वो चौंक जाता है। कुछ ऐसे रिजल्ट आते हैं जिनकी एडवर्ड लॉरेंस को कभी उम्मीद ही नहीं थी। इनिशियल वैल्यूज सेम होने के बावजूद एंड रिजल्ट बिल्कुल अलग थे, और कितने अलग थे इसके बारे में अगर आपको समझना हो तो ऐसा सोचिए कि अगर पहले लॉरेंस के इक्वेशन का रिजल्ट साफ आसमान और अच्छी धूप का होगा, तो दूसरी बार ये रिजल्ट भयानक तूफान और बारिश का होगा। एकदम सरल शब्दों में समझाना हो तो सेम इनिशियल वैल्यूज के साथ भी वेदर मॉडल एक बार धूप तो एक बार तूफान दिखा रहा था। पहले तो लॉरेंस को लगा कि शायद कंप्यूटर या फिर सिस्टम में कोई दिक्कत है, लेकिन बाद में उसने अपने इनिशियल वैल्यूज को थोड़ा ध्यान से देखा। असल में लॉरेंस ने पहले इनिशियल वैल्यूज को डेसिमल पॉइंट के आगे 6 डिजिट्स तक लिया था, और दूसरी बार कैलकुलेशन का टाइम बचाने के लिए इनिशियल वैल्यू में डेसिमल पॉइंट के आगे सिर्फ 3 डिजिट लिए थे। ऐसा समझिए कि उसने पहली इनिशियल वैल्यू 0.123456 ली और दूसरी बार सिर्फ 0.123 इतनी ही ली। अब देखा जाए तो 0.123456 और 0.123 ये लगभग सेम ही वैल्यूज है, लेकिन इनके रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थे। इससे लॉरेंस को पता चला कि इनिशियल वैल्यूज़ को अगर थोड़ा भी बदला जाए तो उसके परिणाम बहुत ही ज़्यादा अलग होंगे। और इसी हादसे के बाद लॉरेंस ने वो अपना मेटाफोर रखा कि बटरफ्लाई के सिर्फ पंख फड़फड़ाने की वजह से एक बड़ा तूफान तैयार हो सकता है। फिजिक्स और कैलकुलेशन को छोड़ भी दिया जाए तब भी बटरफ्लाई इफेक्ट एक अहम चीज़ सिखाती है। हमारी ज़िंदगी में कई बार छोटे छोटे हादसे भी भयानक परिणाम डालते हैं। मैं जानता हूँ लॉरेंस के एग्जाम्पल के बाद वीडियो काफ़ी बोरिंग लग रही होगी। चलिए बटरफ्लाई इफेक्ट अच्छे से समझने के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ जो शायद आपको बोरिंग ना लगे। एक ऐसा एग्जाम्पल जो मेरे लिए काफ़ी खास है, महाभारत। मानव इतिहास का सबसे भयानक युद्ध। इस युद्ध के शुरुआत के पीछे क्या वजह थी? वैसे वजह बहुत सारी थी, लेकिन एक महत्वपूर्ण वजह यह थी कि भरे दरबार में हुआ द्रौपदी का अपमान, द्रौपदी का वस्त्रहरण। अब कर्ण और दुशासन को छोड़ भी दिया जाए तब भी वस्त्रहरण का सबसे बड़ा कारण था दुर्योधन। लेकिन दुर्योधन ने यह बेवजह नहीं किया था, उसके पास अपनी एक वजह थी।
इंद्रप्रस्थ के महल में जब दुर्योधन आया था तब गलती से वो पानी को जमीन समझकर उस पर पाँव रखता है और पानी में गिर जाता है। सब पांडव उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त द्रौपदी मजाक में कुछ ऐसी चीज बोल देती है जो शायद उसे नहीं बोलनी थी। अंधे का पुत्र अंधा। दुर्योधन, जिसके पिताजी धृतराष्ट्र थे, वो जन्म से अंधे थे। शायद इसी वजह से उन्हें उम्र में बड़ा होने के बावजूद हस्तिनापुर का राजा नहीं बनाया गया और उनका छोटा भाई पांडु उसे राजा बनाया गया। मोरली ये चीज़ भले ही गलत हो, लेकिन लॉजिकली ये सही था। अगर धृतराष्ट्र अंधा ना होता तो राजा बनने के लिए उसे पांडु की मौत का इंतजार नहीं करना पड़ता और ना ही कभी शकुनी अपने भांजे दुर्योधन को इस अन्याय के लिए उकसा पाता। लेकिन क्या ऐसा हो सकता था कि धृतराष्ट्र कभी अंधा ही न पैदा होता? तो शायद हाँ, ऐसा हो सकता था। इसके लिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। हस्तिनापुर के महाराज शांतनु और गंगा, इनको पुत्र प्राप्त होता है, देवव्रत। इसी देवव्रत की वजह से कुछ समय बाद गंगा शांतनु को छोड़ देती है। इसके पीछे भी एक अनोखी कहानी है, लेकिन किसी और दिन। गंगा के जाने के बाद शांतनु को सत्यवती, जो कि एक मछुआरे की बेटी होती है, उससे प्यार हो जाता है। सत्यवती के पिता इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होते। उनके मुताबिक भले ही सत्यवती की शादी शांतनु महाराज से हो जाए, तब भी उनके बच्चे कभी भी राजगद्दी पर नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि देवव्रत, जो कि शांतनु का पहला पुत्र था, वही राजगद्दी का असली वारिस होता। जब देवव्रत को यह बात पता चलती है तो इस अजीब परिस्थिति के चलते अपने पिता के लिए देवव्रत एक प्रतिज्ञा करता है। इस प्रतिज्ञा के मुताबिक वो कभी भी राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता और तो और वो कभी भी अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा सकता, यानी कि पुत्र नहीं होने दे सकता। अपने पिता के प्रेम के लिए ली गई इस प्रतिज्ञा को भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं। उसी दिन से देवव्रत को भीष्म बुलाते हैं। महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक योद्धा, देवव्रत भीष्म। इसके बाद सत्यवती और शांतनु की शादी हो जाती है और उन्हें 2 पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु की मौत के बाद उसका बड़ा बेटा चित्रांगद राजा बनता है। चित्रांगद की शादी से पहले ही एक लड़ाई में मौत हो जाती है और उसके भाई विचित्रवीर्य की 2 कन्याओं से शादी हो जाती है, एक अंबिका और दूसरी अंबालिका। 7 साल के लैंगिक संबंधों के बावजूद विचित्रवीर्य को कोई संतान प्राप्त नहीं होती और बाद में क्षय रोग की वजह से, जिसे आज हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, उससे विचित्रवीर्य की मौत हो जाती है। हस्तिनापुर की एक अजीब दशा हो जाती है। सत्यवती के दोनों बेटे, जो कि राजा बन सकते थे, वो दोनों मर जाते हैं। विचित्रवीर्य की दोनों पत्नियां जिंदा थी, लेकिन दोनों में से किसी को भी संतान नहीं थी और देवव्रत भीष्म अपनी प्रतिज्ञा की वजह से राजा नहीं बन सकते थे। लावारिस राजगद्दी को देखते हुए सत्यवती को एक सुझाव ध्यान में आता है, नियोग। अगर किसी महिला को संतान प्राप्ति नहीं होती और उस महिला का पति भी जिंदा नहीं है, तो सिर्फ संतान के लिए वो महिला किसी ऋषि या फिर संत से शारीरिक संबंध स्थापित कर सकती है और इसी को नियोग कहते हैं। सरल शब्दों में कहूं तो सेक्स फॉर द ओनली पर्पज ऑफ चिल्ड्रन। सत्यवती चाहती है कि अंबिका और अंबालिका का नियोग करवाया जाए ताकि कुरुवंशियों को वारिस मिले। नियोग से पहले वो भीष्म को राजगद्दी पर बैठने को कहती है, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा की वजह से भीष्म मना कर देते हैं। तब सत्यवती भीष्म से कहती है कि तुम वेद व्यास को लेकर आओ। भीष्म चौंक जाते हैं और कहते हैं कि शायद वो नहीं आएंगे। वो इस प्रापंचिक दुनिया को छोड़ चुके हैं और अपनी साधना कर रहे हैं। तब सत्यवती भीष्म को अपना सबसे बड़ा राज बताती है, जो कि शायद शांतनु महाराज तक को पता नहीं था। वो भीष्म से कहती है कि तुम वेद व्यास से जाके कहो कि उनकी माँ ने उन्हें बुलाया है। सत्यवती की शादी होने से पहले एक दिन जब वो महर्षि परशरा को अपनी नाव से तट पर छोड़ रही थी, उसी दौरान महर्षि परशरा सत्यवती से आकर्षित होकर शारीरिक सुख की मांग रखते हैं और सत्यवती मान भी जाती है। इसी घटना का परिणाम थे वेद व्यास। जी हाँ, जिन्होंने खुद महाभारत लिखी
वो खुद भी महाभारत का एक अहम हिस्सा है। वेदव्यास सत्यवती के पुत्र थे। वेदव्यास शादी से पहले पैदा हुए थे, इसीलिए सत्यवती ने उन्हें पाला नहीं। जब वेदव्यास को पता चलता है कि सत्यवती उनकी माँ है, तब वो आ जाते हैं। नियोग की बात सुनकर वेदव्यास मना कर देते हैं, लेकिन सत्यवती वेदव्यास को यही उसकी इकलौती इच्छा है ऐसे जताकर नियोग के लिए मजबूर करती है। नियोग के दौरान अंबिका और अंबालिका के साथ कुछ चीजें होती हैं। वेदव्यास सालों से वनों में रहते आए थे। उनका रूप देखने में अच्छा नहीं था। वैसे भी एक ऋषि को अपने शरीर की सबसे कम परवाह होती है। अंबिका और अंबालिका उनके रूप से डर जाती है। नियोग के दौरान ही अंबालिका पीली यानी कि फीकी पड़ जाती है। दूसरी ओर अंबिका अपनी आंखें बंद कर लेती है। इसी वजह से अंबालिका का पुत्र पांडु रंग से थोड़ा फीका यानी पीला पैदा होता है और अंबिका का पुत्र धृतराष्ट्र अंधा पैदा होता है। तो हाँ, ऐसा हो सकता था कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा ही न होता। ये वो थोड़ी सी घटनाएं हैं जो महाभारत के युद्ध से बहुत पहले हुई थी। सोचिए, अगर इन घटनाओं में छोटे छोटे भी बदलाव होते तो ये कहानी क्या होती। अगर द्रौपदी का कभी वस्त्रहरण ही नहीं हुआ होता, अगर देवव्रत भीष्म कभी प्रतिज्ञा ही ना लेते, अगर अंबालिका ने कभी नियोग के दौरान आंखें ही ना बंद की होती, अगर सत्यवती ने कभी महर्षि परशुराम को शारीरिक सुख के लिए हाँ ही नहीं कहा होता। कितनी सारी चीजें हैं जिनमें अगर छोटा सा बदलाव भी होता तो शायद कुरुक्षेत्र का युद्ध कभी हुआ ही ना होता। और दूसरी तरफ ये भी है कि इन्हीं छोटे छोटे हादसों ने मिलकर एक बहुत भयानक युद्ध को जन्म दिया। और यही बटरफ्लाई इफेक्ट है, छोटी छोटी चीजों का होने वाला बहुत बड़ा इम्पैक्ट। महाभारत एक बहुत नायाब ग्रंथ है जो कि जिंदगी के लगभग हर पहलू पर बात करता है। तो ये सच है या झूठ, इस पे लड़ने से अच्छा इसे पढ़ना होगा। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं या फिर आप नास्तिक ही क्यों ना हो, आप महाभारत पढ़िए। बात रिलीजन की नहीं है, बात है एक नायाब रचना की जो कि अपने अंदर बहुत सारा ज्ञान समाये है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ। बटरफ्लाई इफेक्ट से ये तो तय है कि हर छोटी से छोटी चीज़ का फर्क पड़ता है। तो अगर मेरे बताने से थोड़ा भी फर्क पड़ रहा है तो क्यों नहीं। चलिए महाभारत को साइड में रखते हैं, आज की बात करते हैं, हमारी जिंदगी की। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हमारी जिंदगी उस पेंडुलम की तरह ना तो निश्चित है और ना ही नियंत्रित। उल्टा हमारी जिंदगी एडवर्ड लॉरेंस के उस वेदर मॉडल की तरह है, जिसमें होने वाला थोड़ा सा बदलाव भी आखिरी नतीजों को पूरी तरीके से बदल देता है। अभी आप जिंदगी में जहाँ हैं वहाँ से सैकड़ों रास्ते हैं और उन रास्तों के सैकड़ों नतीजे। भूतकाल और भविष्य के बीच में आप फिलहाल वर्तमान में हैं। और वर्तमान की एक खास बात है, कुछ हद तक की सही, लेकिन हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। नियंत्रित कर सकते हैं हमारी आदतों को, हमारे निर्णयों को, जो कि शायद हमारे भविष्य को आकार दे सकती है। सोचिए कि आप तय करते हैं कि कल सुबह उठकर मैं पढ़ाई करूंगा या फिर अपना काम करूंगा, लेकिन किसी वजह से आप सुबह उठकर इंस्टाग्राम रील्स देखने लगते हो, ये सोचकर कि पहले थोड़ा मूड फ्रेश कर लूं। ये कुछ देर कब घंटों में बदल जाती है ये आपको पता भी नहीं चलता। फिर पढ़ाई करने का मन ही नहीं रहता। फिर आप सोचते हैं कि चलो कुछ खाना खा लेते हैं, इसके बाद काम कर लूंगा या फिर पढ़ लूंगा। फिर खाना खाने के बाद दिमाग और सुस्त हो जाता है। अब आप फिर से अपने आप को एक तसल्ली देते हैं कि एक झपकी के बाद कर लूंगा। आपकी झपकी खत्म होते होते शाम आ जाती है। शाम में फिर दोस्त होते हैं और बहुत सारी चीज़ें। फिर सोने से पहले रात को एक झूठ और बोलते हैं कि कल से ज़रूर करूंगा। सुबह का वो एक डिसीजन आपका पूरा दिन खा जाता है। मेरे साथ ये बहुत बार हो चुका है और शायद आपके साथ भी हुआ हो। दिक्कत ऐसे एक दो दिनों में नहीं है, दिक्कत है यही झूठ हर दिन अपने आप से बोलने में। क्योंकि एक एक करते करते कब महीने और साल बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। नया साल शुरू हुए 5 महीने हो चुके हैं, वक्त कैसे बीत जाता है पता भी नहीं चलता। बटरफ्लाई इफेक्ट अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो खतरनाक तब बनती है जब वो एक चेन रिएक्शन बन जाती है। एक दिन इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब देखना बुरी बात नहीं है,
लेकिन हर दिन यही एक दिन होने लगा तो ये यकीनन बुरी बात है। बटरफ्लाई इफेक्ट कभी भी डायरेक्टली वर्क नहीं करता, वो ऐसी ही छोटी छोटी दिक्कतों को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ी तबाही का निर्माण करता है। फिर उस तबाही से ना तो आप बच सकते हैं और ना ही निकल सकते हैं। क्या आप मोबाइल देखना चाहते हैं या फिर किताब उठाकर पढ़ना चाहते हैं? बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन यही बदलाव ला सकता है। फिर वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। बटरफ्लाई इफेक्ट भी यही छोटे छोटे बदलाव है। जिम रॉन ने अपने एक सेमिनार में कहा था, अगर आप बदलना नहीं चाहते तो क्या लगता है आपके अगले 5 साल कैसे होंगे? अपने बीते हुए 5 सालों को देख लीजिए, जवाब आप ही के पास होगा। इस वीडियो का मकसद यही था कि आप उन छोटी छोटी चीज़ों को समझ पाए जिन्हें आप अनदेखा करते आए हैं। हर दिन अपनी बुरी आदतों को बददिमाग जानवर की तरह जीते आए हैं। अपनी आंखों के सामने जहर बन रही उन गलतियों को मज़े से पीते आए हैं। हर दिन अपने देखे हुए उन सपनों का गला खुद ही घोटते हुए आए हैं। हर दिन अपने आलस की जगह उन जिम्मेदारियों को कोसते आए हैं। अपने आप की थोड़ी परवाह कीजिए और बदलाव की हिम्मत रखिए, फिर वो बदलाव कितना ही छोटा क्यों ना हो, क्योंकि अब आप जानते हैं कि हर छोटा बदलाव भी बड़े परिणाम की ताकत रखता है। आप कोई भी वीडियो चुन सकते थे घंटों तक वक्त को बर्बाद करते रहना, लेकिन आपने आज किस्मत से या फिर इंटेंशनली ये वीडियो चुनी है और अंत तक देखी है। ये वीडियो आज आपकी ज़िंदगी में हुआ वही छोटा सा बदलाव है। अच्छा या बुरा वो तो आप ही तय करेंगे। तो हाँ, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था वो सच है। ये वीडियो वाकई आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप खुद बदलना चाहते हैं।